Students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today we will be starting class 12 Political Science, chapter number 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। और आज की क्लास की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कि सुरक्षा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मानवता के जीवन के अंदर सुरक्षा सबसे प्रमुख घटक माना जाता है, क्योंकि अगर सभी नागरिक सभी मानव सुरक्षित नहीं रहेंगे तो तब उनका जीवन जीने को मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए सुरक्षा मानव जीवन का प्रमुख घटक है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगभग सभी देश की संस्थाएं जो मतलब सरकार हो चाहे वो राष्ट्रतंत्र हो, अपने देश की सभी नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंता में हमेशा रहती है और सबकी चिंता समान की है। सुरक्षा का अर्थ है कि मानव जीवन के खतरों को दूर करना ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। ये है सुरक्षा की नींव। ठीक है, बुक के अंदर तो इसे ढूंढना काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए जिससे आप इजीली स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मेरे साथ साथ लिखते रहे। तो सुरक्षा का अर्थ है कि मानव जीवन के खतरों को दूर करना ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। अब बात करते हैं सुरक्षा की धारणा, यानी कि अब हमारी जो सुरक्षा है ये पूरा चैप्टर जो बेस है सुरक्षा की धारणाओं के ऊपर बेस है। तो पहले हमारी सुरक्षा की धारणाएं कितनी है, उनको किस तरीके से समाधान निकालना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं। तो पहले अभी हम बात करते हैं सुरक्षा की धारणाओं की। तो सुरक्षा की धारणाएं पहली तो है पारंपरिक धारणा, दूसरी है गैर पारंपरिक धारणा। तो पहले हम पढ़ते हैं पारंपरिक धारणा के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला बाहरी खतरा, दूसरा आंतरिक खतरा। तो बाहरी खतरा मतलब यानी सैन्य हमला होना, जनसंहार होना, शांति संतुलन होना या गठबंधन शस्त्रीकरण। यानी कि बाहरी खतरा ये है देश को कि कोई सैन्य हमला ना हो जाए, हमारे पास कोई युद्ध ना कर ले, कोई हमला ना कर दे, शस्त्रीकरण ना हो, गठबंधन ना हो, शक्ति संतुलन ना बन पाए, जनसंहार हो जाए। तो ये सब जो बाहरी खतरा आता है हर एक देश का। अब बात करते हैं आंतरिक यानी देश के अंदर की खतरों की। तो उसमें आती कानूनी व्यवस्था कि कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था ना बन जाए जिससे देश की जनता ही हमारे खिलाफ हो जाए। दूसरा अलगाववाद, दूसरा और तीसरा गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब ये है कि गृह युद्ध उसको कहा जाता है जब एक ही देश का पार्ट जब उससे लड़ने आता है तो उस लड़ाई को गृह युद्ध बोला जाता है, कि वो ना होता है। तो ये हमारे आंतरिक खतरों के अंदर आती है, यानी कि देश को बाहर से ऐसे खतरे हैं और अंदर से ऐसे खतरे हैं। अब बात करते हैं गैर पारंपरिक धारणाओं। गैर पारंपरिक धारणा मतलब कि पॉलिटिक्स से हटकर कह सकते। तो उसमें आती है मानवता की सुरक्षा, यानी कि मानवता की सुरक्षा को लेकर क्या क्या धारणाएं हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है व्यापक अर्थ में भूख, महामारी और प्राकृतिक विपदा से मानवता की सुरक्षा या व्यक्ति डिटरमाइन करती है। उसके बाद आती है विश्व सुरक्षा, नवीन चुनौतियां, आतंकवाद, बीमारियां, जलवायु संकट में सुरक्षा शामिल है। विश्व सुरक्षा का मतलब ये है कि अलग अलग चुनौतियां आना, आतंकवाद से निपटना और जिनकी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उसमें सब देश के नुकसान होता है। कोई बाढ़ ना दे, उसमें बिल्डिंग खराब होंगी, उसमें ऑफिस खराब होंगे, सब देश का टॉपिक है। तो बताया गया कि जलवायु संकट से भी सुरक्षा शामिल है जिसमें विश्व सुरक्षा है। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारे सुरक्षा की धारणाओं में, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं क्या आती है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक आता है कि पारंपरिक धारणा की भारी सुरक्षा। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से सबसे बड़ा खतरा सैन्य शक्ति को माना जाता है, यानी कि जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है वो भारी वाली। तो उसके अंदर क्या माना जाता है, सबसे बड़ा खतरा जो माना जाता है वो सैन्य शक्ति को माना जाता है। सैन्य शक्ति को क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी देश के ऊपर कोई हमला होगा तो उससे सेना को हानि पहुंचेगी, और सेना को हानि पहुंचेगी तो अल्टीमेटली जो है वो देश के सभी चीजों को हानि पहुंचेगी। जब सेना हमारी लड़ नहीं पाएगी, वहीं पे खत्म हो जाएगी सारी सेना, तो क्या हुआ, देश के नागरिकों तक परेशानी पहुंचेगी, देश की सरकारों तक परेशानियां पहुंचेगी। तो इसीलिए सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में जो हमारी भारी सुरक्षा है सबसे बड़ा खतरा जिसको माना जाता है सैन्य शक्ति को। अदरवाइज सेना खतरे में अगर सेना खतरे में होती है तो आम नागरिक के जीवन को भी खतरा होता है, जैसे कि स्त्री, पुरुष, बच्चे आदि। यानी कि जब सेना खतरे में होगी तो क्या होगा, उस देश के आम नागरिक को भी खतरा होगा, कि स्त्रियों को खतरा होगा, पुरुष को, बच्चों को, आदि को, बुजुर्गों को। तो इस तरीके से। और तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि उनकी तथा उनकी सरकार का हौसला तोड़ने का प्रयास किया जाता है भारी सुरक्षा में। यानी जब हमारे सैन्य खतरा होता है हमारे पास तो उसमें क्या होता है, भारी सुरक्षा भारी सुरक्षा में जो सैन्य खतरा होता है हमारे पास तो उसमें जो सामने वाली पार्टी हमसे हमला कर रही होती है तो उसका मेन मकसद ये होता है कि उनकी सरकार का हौसला तोड़ना ताकि वो पराजित हो जाए अपने सामने। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, निहत्थे नागरिकों पर अत्याचार किया जाता है। यानी जब सेना खतरे में आ जाती है तो देश खतरे में आ जाता है, और जिससे वहां के निहत्थे जो नागरिक है, आम नागरिक की जो गलतियां नहीं है उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, वो मारे जाते हैं।
तो ये सब हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं। अब देखिए हर सरकार के पास इस स्थिति में 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। जब किसी भी देश के ऊपर ऐसी विपदा आती है तो हर सरकार के पास 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। उसमें से पहला आता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना मतलब यानी कि सामने वाली पार्टी, सामने वाले देश की बिना उससे लड़े अपने आप को हारा हुआ घोषित कर देना और उनकी बातें मान लेना कि भाई चलो ठीक है, जो आप करो वो ठीक। तो इस तरीके से पहला टॉपिक तो ये आता है आत्मसमर्पण करना। दूसरा ये कि सामने वाली पार्टी को उस तरीके से एहसास दिलाना ताकि युद्ध करेंगे अगर हम तो ये चीजों में खतरा आएगा, इतना नुकसान होगा, इन सब चीजें होंगी, तो सामने वाली पार्टी सहम कर खुद ही अपने मकसद से पीछे हट जाए, युद्ध ही ना करे। दूसरा तरीका और तीसरा ये होता है कि जब सभी चीजें नाकाम हो जाती हैं तो सामने वाली पार्टी से युद्ध किया जाए, उसको पराजित किया जाए। तो ये 3 विकल्प उठते हैं हर एक सरकार के ऊपर जिसके ऊपर जिस देश में विपदा आती है। तो भारी सुरक्षा में ये कुछ पॉइंट्स आते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है। अभी तो हमने क्या देखा, यानी कि बाहरी सुरक्षा के हमने कुछ पॉइंट्स देखे और जब इस तरीके की विपदा आती है किसी भी देश के ऊपर तो उसके पास क्या क्या विकल्प रहते हैं। अब हमारे पास आता है कि परंपरा सुरक्षा नीति का या परंपरागत जो सुरक्षा नीति हमारी उसका एक तत्व और है। अब वो तत्व क्या है, देखिए जब हम अपने कोई पड़ोसी देशों को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, उसमें कई सारे देश, कोई छोटा देश है, कोई बड़ा देश है, कोई विकसित देश है, कोई विकासशील देश है। तो इससे ये भापा जा सकता है कि कौन सा देश, किस देश से हमें भविष्य में कितना खतरा रहने वाला है, यानी कि वो कितना ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भाप सकते हैं, अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं। इसके एडवांटेज भी मिल रही है कि हम अपने आप को इतना डेवलप करें कि आगे चल हम कॉम्पिटिशन में आए। परंतु इसका भी ये मतलब ये है कि जब हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई छोटा देश है तो कोई बड़ा देश है, और उसमें कोई विकसित देश है तो कोई विकासशील देश है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भविष्य में किस देश से कितना खतरा रहने वाला है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश डेवलप्ड देश है हमारे मुल्क का, मतलब पड़ोसी देश का, तो वो हकीकत में तैयारी कर रहा है हमसे हमले की या फिर परमाणु बम बना रहा है, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना कि इन केस अगर फ्यूचर में सिचुएशन आती है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको। तो इसके लिए बताया गया है कि ये नहीं कि उनको देख के हथियार बनाने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि अपने करंट सिचुएशन को देखते हुए हर सरकार ये करती है कि अपने शांति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है सभी मुल्कों से। यानी जब ये सिचुएशन देखती है सरकार की आसपास पड़ोसी में कई सारे देश है हमारे, कई सारे मुल्क हैं और सभी की अलग अलग कंडीशन है अपनी फाइनेंशियली, तो क्या करती है सरकार, शांति संतुलन स्थापित करती है सभी पड़ोसी देश में ताकि इन केस फ्यूचर में क्या हो, ऐसी स्थिति उपलब्ध ना हो। अब तो ये रहा हमारा कौन सा परंपरागत सुरक्षा नीति का तीसरा तत्व। पहले 2 तत्व हमने पढ़ लिया, विकल्प वाला और बाह्य सुरक्षा वाला। अब एक तत्व और होता है इसका, वो होता है गठबंधन का। यानी कि देश अगर गठबंधन में रहे तो उसके ऊपर हमले का चांस क्या रहता है, काफी कम रहता है। क्योंकि जब गठबंधन होता है तो एक से ज्यादा देश सम्मिलित होता है, एक से ज्यादा देश की सेना सम्मिलित होती है, नागरिक सम्मिलित होती है, सरकार सम्मिलित होती है। तो अगर किसी गठबंधन के देश के ऊपर कभी भी कोई हमला होता है तो पूरा गठबंधन जवाब देता है। तो एक चौथा तत्व ये भी है इसका, अगर सेना से हमें बचना है, भारी सुरक्षा से बचना है, कि गठबंधन प्रिपेयर करें। जब हम गठबंधन प्रिपेयर करेंगे तो हम ग्रुप में रहेंगे तो ज्यादा मजबूत रहेंगे। तो उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको। सो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ गठबंधन यानी ये चौथा तत्व है हमारा परंपरागत सुरक्षा का, उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उनको पढ़ते हैं फिर समझते देखिए। सबसे पहला सुरक्षा करनी है अपने देश, तो चौथा तत्व आता है हमारे पास गठबंधन बनाना। गठबंधन बनाना, गठबंधन व्यवस्था के अंदर कई सारे देश सम्मिलित होते हैं। जब तक किसी एक देश पर कोई आपदा आती है तो सभी देश सम्मिलित कदम उठाते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई 5 देश है गठबंधन का और 5 में से किसी एक देश के ऊपर कोई विपदा आएगी तो सभी 5 देश उस पर कार्य करेंगे, उस पर कदम उठाएंगे। तो ये गठबंधन की एडवांटेज होती है। ज्यादातर गठबंधन को लिखित संधि से एक औपचारिक आकार हासिल होता है। ज्यादातर सभी मुल्क अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गठबंधन तैयार करते हैं। और गठबंधन को अक्सर कर पता होता है कि खतरा किससे, यानी कि ज्यादातर हमारे विकसित देश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गठबंधन प्रिपेयर करते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। और ज्यादातर ये जाना गया है कि गठबंधन देश होते हैं उनको पता होता है कि इस देश से हमें कितना खतरा है। तो गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है और राष्ट्रीय हित अगर हमें बदलने हों तो क्या होता है, हमारे गठबंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गठबंधन जो होता है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है और अगर राष्ट्रीय बदलते हैं तो गठबंधन भी परिवर्तित हो जाते हैं।
तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे। अब मैं इसका एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखवाता हूँ, जो कि अगर हम एग्जाम के अंदर सिर्फ क्वेश्चन के बाद वो एग्जांपल भी लिख जाएंगे तो हमारे कई नंबर बन जाएंगे, और छोटी सी थ्योरी लिख जाएंगे। तो उस इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आता है वो ये आता है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र राज्य यानी अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के विरुद्ध इस्लामी उग्रवाद को समर्थन दिया था। यानी जो सोवियत संघ के विरुद्ध था एक इस्लामी उग्रवाद, उसको समर्थन दिया था किसने? अमेरिका ने, ठीक है। परंतु ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक संगठन ने आतंकवादियों को जब हमला किया 11 सितंबर 2001, यानी कि अमेरिका जो समर्थन देता है इस्लामी उग्रवादियों, राइट। फिर क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन एक गठबंधन देश के नेता थे और उन्हें कहा अल कायदा नामक संगठन जो कि आतंकवादी था, और उसको क्या करा? उसके विरुद्ध हमला किया 11 सितंबर 2001 में। तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ तुरंत मोर्चा खोल दिया। यानी कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र राज्य हमारा अमेरिका था, जो पहले अब तक उसके साथ था, अब क्या कर दिया उसने? उसके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि अब उसका सामना किससे था? गठबंधन से। तो गठबंधन हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। सो भारी सुरक्षा के टॉपिक के अंदर इतना ही। और हमारा लास्ट में टॉपिक कंक्लूजन ये ड्रॉन होता है कि देश को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो बाहरी खतरा है, यानी कि बाहर से कोई सैन्य हमला ना हो, कोई गठबंधन हमला ना हो, इस तरीके से। सो आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास से हम आंतरिक सुरक्षा का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी आज क्लास की वीडियो में कोई भी समझ में ना आई वो चीज, या कोई लाइन समझ में ना आई हो, मेरी गाइडिंग सेक्शन में कोई गलती हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।